जय हिंद दोस्तों आज देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन 8180 मेगावाट का है और ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन 2024-25 में देश के टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में लगभग 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह आंकड़ा अब तेजी से बदलने वाला है और जल्द ही भारत में न्यूक्लियर क्रांति आने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक भारत की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग 12 गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाना है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये होगा कैसे? आखिर इंडिया की वो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो पिछले 10 सालों में सिर्फ 70% तक बढ़ी है, उसे अगले 22-23 सालों में 1200% तक कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या चमत्कार किया जाएगा? आखिर भारत इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा? क्या भारत नए न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाएगा या कोई नई तकनीक पर भरोसा करेगा? SMR क्या है? भारत सरकार न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में क्या बदलाव लाने वाली है? क्या अब अडानी अंबानी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे? आखिर विकसित बनने के लिए देश को कितनी बिजली चाहिए? दोस्तों, मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। भारत 2047 तक अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक कैसे पहुंचाएगा? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि भारत को कितनी एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कहां से आ रही है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी की करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो इसकी नॉमिनल GDP लगभग 3.94 ट्रिलियन US$ के आसपास है। भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा 2024-25 के लिए IMF, RBI और इकोनॉमिक सर्वे का GDP ग्रोथ रेट अनुमान लगभग 6.8% के आसपास है। वहीं 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है। 2035 तक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का गोल है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2047 तक भारत सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा, वो बन जाएगा डेवलप्ड इंडिया, यानी अमेरिका या यूरोप के देशों जैसा एक विकसित नेशन। क्लियर है कि भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक पावर है, लेकिन दोस्तों, बिना एनर्जी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर इकोनॉमी के ग्रो करने या डेवलप्ड होने का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की इकोनॉमी कई छोटे छोटे सेक्टर से मिलकर बनती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT सर्विसेज वगैरह। देश के आगे बढ़ने का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, IT सर्विसेज तेजी से एक्सपेंड हो रही हैं। इन सभी एक्टिविटीज से देश प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने या आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है एनर्जी, खासकर इंडस्ट्री, EVs और डेटा सेक्टर के लिए। यानी अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब सवाल उठता है कि भारत की एक्चुअल एनर्जी नीड्स हैं क्या? 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्री सेक्टर करता है, जो लगभग 41% है। इस सेक्टर में स्टील, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स और डेटा सेंटर जैसे हैवी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके बाद रेजिडेंशियल सेक्टर का स्थान आता है, जो लगभग 26% इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। इसमें घरेलू उपकरण जैसे लाइट, फैन, कूलर, AC, TV और किचन अप्लायंसेज शामिल हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज का लगभग 18% इस्तेमाल करता है, खासकर इरिगेशन पंप्स और ट्यूबवेल्स के जरिए। कमर्शियल सेक्टर जैसे मॉल, होटल, ऑफिस, IT पार्क, ये करीब 8% बिजली की डिमांड रखते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेट्रो और रेलवे शामिल हैं, अभी केवल 2% बिजली की खपत करते हैं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाकी अगर अदर यूज जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा को मिला दें तो लगभग 5% बिजली की खपत होती है। इस तरह भारत की कुल एनर्जी कंजम्पशन का सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री सेक्टर लेता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी? 2047 तक भारत में एनर्जी डिमांड के सबसे बड़े प्लेयर कुछ खास सेक्टर होंगे जिनकी जरूरतें तेजी से बढ़ेंगी। सबसे पहले आता है इंडस्ट्री सेक्टर, जहां मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। इसके बाद आता है
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 2030 तक भारत का टारगेट है कि देश में 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हों, जिससे ईवी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ेगी और साथ ही एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंडिया मिशन भी ऊर्जा की मांग को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा अर्बन हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स जैसे स्मार्ट सिटीज, मेट्रो नेटवर्क्स, मॉल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स भी बिजली की भारी डिमांड करेंगे, खास करके बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से। आखिर में हाइड्रोजन एंड ग्रीन इंडस्ट्री एक इमर्जिंग बड़ा प्लेयर बनेगा। भारत ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से स्टील और दूसरे भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इन फैक्टर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, फिलहाल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। ऑब्वियसली चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर तीसरा है। 2025 की सिचुएशन के अनुसार भारत की कुल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 1750 बिलियन यूनिट है, लेकिन 2047 तक नीति आयोग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमानों के अनुसार भारत की बिजली की जरूरतें बढ़कर 6000 से 6500 बिलियन यूनिट तक पहुंच सकती हैं, जो आज की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा होगी। दूसरी बात, देश की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 450 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, लेकिन आने वाले सालों की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत को अपनी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाकर 900 से 1000 गीगावाट तक ले जाना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोडक्शन का 65% से अधिक हिस्सा रिन्यूएबल होना चाहिए, क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आना चाहिए, ताकि भारत 2070 तक नेट जीरो के अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। यानी भारत को न सिर्फ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को दोगुना करना होगा, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कोयला जैसे पॉल्यूटिंग सोर्सेज से नहीं, बल्कि सोलर, विंड और न्यूक्लियर जैसे क्लीन ऑल्टरनेटिव से बनाना होगा। अब सवाल है कि देश में कैसे होगा ये। देखिए, 2025 तक भारत की कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 430 गीगावाट तक तो पहुंच गई है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन थर्मल सोर्सेज जैसे कि कोयला, गैस, डीजल का है, जो टोटल प्रोडक्शन का लगभग 56% हिस्सा है। हालांकि ये अभी भी भारत की एनर्जी नीड्स का मेन बेस है, लेकिन ये सोर्सेज पोल्यूशन फैलाते हैं और एनवायरनमेंट के लिए चैलेंजिंग माने जाते हैं। इसीलिए इंडिया रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल सोलर और विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन लगभग 26% है, जो पिछले कुछ सालों में सबसे फास्ट ग्रो करने वाला सेक्टर रहा है। खास तौर पर सोलर पावर में हेवी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन देखा गया है। हाइड्रो पावर की हिस्सेदारी करीब 11% है, जो मेनली हिल एरियाज में लोकेटेड हैं और रिलेटिवली स्टेबल बनी हुई है। अदर सोर्सेज जैसे बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी करीब 1% की हिस्सेदारी रखते हैं और इनका यूज मेनली रूरल और डिसेंट्रलाइज्ड एरिया में किया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी कंट्री की टोटल कैपेसिटी का लगभग 2% देती है, सिर्फ 2%। दोस्तों, अब आगे समझेंगे कि आखिर क्यों देश के एनर्जी मैप में न्यूक्लियर एनर्जी बेहद खास रोल निभाने वाली है। भारत ने फ्यूचर के लिए एक बड़ा और क्लियर टारगेट सेट किया है। यह है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना। दरअसल भारत ने COP26 सम्मेलन में वादा किया है कि 2070 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करेगा। इसके साथ ही 2030 तक 50% बिजली नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी और भारत 1 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन की कटौती करेगा। इस टारगेट को पाने के लिए भारत ने कई मेजर प्लान्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत कर दी, जो भारत को ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा सोलर रूफटॉप योजना और PM कुसुम योजना, जो किसानों को सोलर पंप देने पर केंद्रित है, इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार राज्यों को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सुधारों के लिए अतिरिक्त फंड की पेशकश भी कर रही है, ताकि डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की स्थिति सुधरे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन जैसे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, ताकि भारत का एनर्जी सिस्टम फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। हालांकि इन गोल्स को अचीव करने की राह में कई बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है देश की कोल पर हेवी डिपेंडेंसी, क्योंकि 2025 तक भारत की 56% बिजली अब भी कोयले से बन रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। भाई, हम सोलर और विंड एनर्जी सोर्सेज से बिजली तो बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैटरी की। सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए भारत को बेटर और अफोर्डेबल बैटरी सॉल्यूशंस की जरूरत है, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। इसके अलावा डिस्कॉम्स की खस्ता फाइनेंशियल कंडीशन एक पुरानी प्रॉब्लम बनी हुई है, जिससे इन्वेस्टमेंट और सर्विस क्वालिटी दोनों पर असर पड़ता है। नेटवर्क लिमिटेशंस भी एक बड़ा हर्डल है। बिजली तो बनती है, लेकिन वो टाइम पर दूर दराज एरियाज तक पहुंच नहीं पाती। यही कुछ वजह हैं जिनके कारण भारत को आज भी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑयल एंड गैस जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को वीक बनाता है। दोस्तों, अब समझिए सिचुएशन क्या बन रही है। पहली, देश की एनर्जी नीड्स हैवी हैं।
दूसरी, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तीसरी, सोलर और विंड एनर्जी की लिमिटेशन है। चौथी, हाइड्रो पावर प्लांट्स की जियोग्राफिक लिमिटेशंस। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में क्या नया करने वाली है। भारत की एनर्जी जर्नी टफ तो है लेकिन जरूरी भी है। कोयला और ऑयल जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज से निकलकर सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करना न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है बल्कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। भारत सरकार ने एनर्जी सेक्टर को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए कई सॉलिड स्टेप्स लिए हैं जिनकी अनाउंसमेंट 2025 के बजट में की गई है। लेकिन जो डिसीजन परमानेंटली भारत के एनर्जी सिनेरियो को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में सरकार की न्यू पॉलिसीज और विजन। इसीलिए सरकार ने एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड डिक्लेयर किया है। दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसके साथ ही सरकार जो मेजर स्टेप लेने वाली है वो है न्यूक्लियर एक्ट में अमेंडमेंट। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे ये दो मेगा स्टेप्स इंडिया के एनर्जी सिनेरियो को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि फिलहाल भारत का न्यूक्लियर पावर सिनेरियो कैसा है। देखिए, भारत में टोटल 7 मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जिनमें अभी 24 एक्टिव रिएक्टर्स मौजूद हैं। आप अगर इंडिया का न्यूक्लियर पावर मैप देखेंगे तो उसमें दिखेगा महाराष्ट्र का तारापुर स्टेशन जिसकी कैपेसिटी है लगभग 1400 मेगावाट, यहां टोटल 4 रिएक्टर्स हैं। ऐसे ही राजस्थान के रावत भाटा में लगभग 1180 मेगावाट की कैपेसिटी वाले 6 रिएक्टर्स हैं। तमिलनाडु के कुडनकुलम में 2 ऑपरेशनल और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है करीब 2000 मेगावाट। गुजरात के काकरापार में 2 चालू और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है लगभग 880 मेगावाट। तमिलनाडु के कलपक्कम में 2 रिएक्टर्स वर्किंग है और एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल कैपेसिटी है लगभग 440 मेगावाट। उत्तर प्रदेश के नरोरा में 2 रिएक्टर्स 440 मेगावाट के हैं और कर्नाटक के कैगा में 4 रिएक्टर्स 880 मेगावाट के शामिल हैं। दोस्तों, इंडिया में एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करती है। अगर आप एनपीसीआईएल की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में टोटल 24 कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स रन कर रहे हैं जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 8180 मेगावाट। इसके अलावा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी द्वारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर समेत टोटल 9 रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी 7300 मेगावाट है अंडर कंस्ट्रक्शन है और 8000 मेगावाट कैपेसिटी के 12 रिएक्टर्स अभी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज में है। फॉर एग्जाम्पल, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना अंडर कंस्ट्रक्शन है और चुटका, माही बांसवाड़ा जैसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में बनने वाले हैं। खास बात यह है कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी पिछले 10 सालों में 70% तक बढ़ चुकी है। 2013-14 में न्यूक्लियर कैपेसिटी थी सिर्फ 4780 मेगावाट जो अब बढ़कर हो गई है 8180 मेगावाट। इसी तरह न्यूक्लियर प्लांट से एनुअल पावर प्रोडक्शन 2013-14 में था 34,228 मिलियन यूनिट और अब 2023-24 में यह बढ़कर पहुंच गया है 47,971 मिलियन यूनिट। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक 2031-32 तक यह कैपेसिटी 8,180 मेगावाट से ट्रिपल होकर पहुंच जाएगी 22,480 मेगावाट तक। नो डाउट न्यूक्लियर कैपेसिटी पिछले 10 सालों में 70% बढ़ी है, बट यह अभी भी इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का सिर्फ 3% हिस्सा है। इसलिए सरकार का टारगेट है कि 2047 तक इसे बूस्ट करके 100 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। अब यह बात हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्लीन एनर्जी का एक ग्रेट सोर्स है, पर इनके साथ ही कुछ मेजर चैलेंजेस और रिस्क जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो है सिक्योरिटी का। रेडियो एक्टिव लीक का डर हमेशा बना रहता है, जैसे चेरनोबिल में हुआ या फिर फुकुशिमा में हुआ। दूसरा, न्यूक्लियर प्लांट बनाने में ह्यूज कॉस्ट आता है और कंस्ट्रक्शन में 8 से 10 साल का लंबा टाइम लग जाता है। तीसरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट की प्रॉब्लम है जो हजारों साल तक जहरीला बना रहता है और इसके लिए सेफ स्टोरेज बहुत जरूरी है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स जैसे भूकंप, फ्लड्स न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए बड़े थ्रेट बन सकते हैं। एक और बड़ा इशू है पब्लिक अपोजिशन, जिसे हम निम्बी इफेक्ट कहते हैं, नॉट इन माई बैकयार्ड। यानी लोग न्यूक्लियर प्लांट की बिजली तो चाहते हैं लेकिन अपने एरिया में प्लांट नहीं चाहते। दोस्तों, इससे पता चलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी भी है और रिस्की भी। लेकिन क्या हो अगर हम एक ऐसा तरीका अडॉप्ट कर लें जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट के फायदे तो मिले लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के चैलेंजेस और रिस्क न झेलने पड़े, और इसी मोड पर एंट्री होती है एसएमआर की। चलिए समझते हैं क्या है आखिर ये एसएमआर।
SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक छोटा लेकिन मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो ट्रेडिशनल बड़े प्लांट्स की तुलना में कम पावर जनरेट करता है, मतलब 10 से 300 मेगावाट तक, जबकि बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स 1000 मेगावाट से भी ज्यादा का प्रोडक्शन करते हैं। दोस्तों, SMR एक पूरे शहर के लिए मिनी पावर हाउस की तरह वर्क कर सकता है। खास बात यह है कि SMR को फैक्ट्री में बनाकर ट्रक, ट्रेन या शिप से साइट पर लाया जा सकता है और वहीं इंस्टॉल किया जा सकता है। इसी वजह से इसे मॉड्यूलर कहा जाता है। इसकी छोटी साइज की वजह से यह ज्यादा सेफ है, कॉस्ट एफिशिएंट है, फास्ट टू बिल्ड है। SMR बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह न्यूक्लियर फिजन पर ही काम करता है, जिसमें यूरेनियम या थोरियम जैसे फ्यूल को तोड़कर एनर्जी जनरेट की जाती है। लेकिन इसकी डिजाइन कुछ इस तरह की होती है कि अगर कोई फॉल्ट हो भी जाए तो यह सेल्फ शटडाउन हो सकता है, यानी इसमें पैसिव सेफ्टी जैसे फीचर्स होते हैं। इसके अलावा इसकी कोर बहुत छोटी होती है, जिससे किसी भी एक्सीडेंट का इंपैक्ट लिमिटेड होता है। कुछ SMRs तो अंडरग्राउंड लगाए जाते हैं, जिससे ये भूकंप, साइबर अटैक या आतंकवादी हमलों से बेहतर प्रोटेक्टेड रहते हैं। देखिए, अगर हम SMR की तुलना ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट से करें तो SMR का कंस्ट्रक्शन टाइम होता है सिर्फ 2 से 3 साल, जबकि बड़े प्लांट्स को बनाने में 7 से 10 साल तो कहीं नहीं गए हैं। SMR की कॉस्ट, लैंड रिक्वायरमेंट दोनों ही कम होते हैं। साथ ही इन्हें स्केलेबल भी बनाया जा सकता है, मतलब एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को जोड़कर जरूरत के हिसाब से पावर बढ़ाई जा सकती है। ऐसा हम बड़े प्लांट्स में तो नहीं कर सकते। SMR की एक और खास बात यह है कि ये रिमोट एरियाज या ऑफ ग्रिड रीजन्स में भी काम कर सकता है, यानी SMR को हम दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के गांव, शहर, स्मॉलर सिटीज, आर्मी बेसेस और इंडस्ट्रियल जोन्स में बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बात और, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अलावा इसका यूज हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सी वाटर डिसैलिनेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट देने में भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि SMR बहुत नई टेक्नोलॉजी है। दुनिया में SMR टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा चुका है। रशिया ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग SMR प्लांट लॉन्च किया है, जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनसो। चाइना ने हेनान प्रोविंस में 300 मेगावाट का SMR इंस्टॉल किया। अमेरिका की न्यू स्केल कंपनी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है और उसे अब रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट है। सिमिलरली SMR इंडिया के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले सालों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करीब 3 गुना बढ़ने वाली है और इंडिया को 2070 तक नेट जीरो भी अचीव करना है। कोल और ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने के लिए SMR जैसे क्लीन एनर्जी ऑप्शंस जरूरी हो गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो SMR इंडिया के एनर्जी रिवॉल्यूशन के सेंटर में आ सकते हैं। ये न सिर्फ सेफ हैं, सस्ते हैं, बल्कि बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी सुपर पावर बना सकते हैं। बस जरूरत है टाइम पर सही स्टेप्स लेने की और इंडिया ये स्टेप्स अभी से ले रहा है। बजट 2025 में सरकार ने SMRs के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। स्पेशल बात यह है कि ये रिएक्टर्स इंडिया में ही डिजाइन किए जाएंगे और टारगेट है कि 2033 तक कम से कम 5 SMRs ऑपरेशनल हो जाएं। SMR को अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ओपन किया जा रहा है, जिससे अडानी, टाटा, रिलायंस और वेदांता जैसी बड़ी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगी। दोस्तों, SMR तो रिवॉल्यूशनरी है ही, लेकिन एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये है न्यूक्लियर एक्ट में अमेंडमेंट। क्या है ये अमेंडमेंट और ये कैसे SMR से जुड़ा है, चलिए अब ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। भारत सरकार ने अब एक नया गेम प्लान बनाया है। दरअसल न्यूक्लियर पावर से जुड़ा जो लॉ है, अब सरकार उसे थोड़ा कम स्ट्रिक्ट बनाने वाली है। क्यों? ताकि अमेरिका की बड़ी कंपनीज जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचने में इंटरेस्ट ले सके। अब तक क्या थी प्रॉब्लम? देखिए, 2010 में इंडिया ने एक बहुत सख्त कानून बनाया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे ब्लास्ट, रेडिएशन, लीकेज या कुछ और, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्लांट ऑपरेटर की नहीं होगी, सप्लायर कंपनी को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर किसी हादसे में अरबों का नुकसान हो जाए तो कोई भी कंपनी डरेगी ना। वही हुआ, अमेरिकन कंपनीज पीछे हट गई, जबकि रशिया और फ्रांस की कंपनीज इसीलिए इंडिया में काम कर रही हैं क्योंकि उनकी होम गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन देती है। अब मोदी सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कह रही है हम कानून में बदलाव करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे। अब हादसे की लायबिलिटी ऑपरेटर की होगी और जो सप्लायर है, यानी जो कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टर या इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है, उस पर सिर्फ उतना ही जुर्माना लगेगा जितना का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का रिएक्टर 100 करोड़ का है और किसी वजह से हादसा हो जाता है, तो उस कंपनी से 100 करोड़ से ज्यादा का क्लेम नहीं मांगा जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? दोस्तों, अब अमेरिकन कंपनीज समेत कई विदेशी कंपनीज इंडिया में रिएक्टर्स बेचने को रेडी हो जाएंगी। इंडिया वैसे भी अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड को पिछले
साल के 191 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इस अमेंडमेंट से इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 12 गुना तक बढ़ सकती है, जिससे हम 2047 तक 100 गीगावाट का गोल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया यूएस ट्रेड में न्यूक्लियर सेक्टर की एंट्री हो जाएगी और रिलायंस, अडानी, टाटा जैसी इंडियन कंपनीज भी न्यूक्लियर गेम में उतर सकती हैं। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अनुसार ये प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स लगभग 5.14 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। अब एक सवाल यह भी है कि इतना सख्त कानून पहले क्यों बना था? सख्त कानून इसलिए बना था क्योंकि इंडिया ने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से बड़ा सबक लिया था। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमने एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड बनाया है, ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहरहाल, यूनियन कार्बाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी और 5000 प्लस लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इंडिया ने तय किया कि फॉरेन कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। इसी सोच से 2010 में न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ बना। अब सरकार की सोच बदली है। सरकार कह रही है कि हमें ज्यादा क्लीन और सेफ एनर्जी चाहिए और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भरोसा जरूरी है। हालांकि एक बात और है, इस अमेंडमेंट पे छोटे रिएक्टर्स यानी एसएमआर्स के लिए भी जुर्माने के लिमिट को कम किया गया है। अब एसएमआर्स के लिए लायबिलिटी कैप होगी सिर्फ 58 मिलियन डॉलर यानी लगभग 500 करोड़ रुपए। वहीं बड़े रिएक्टर्स के लिए लिमिट अभी भी होगी 175 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1400 करोड़ रुपए। यानी ऐसा माना जा सकता है कि ये अमेंडमेंट भी एसएमआर्स को ही आगे बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, फिलहाल ये अमेंडमेंट पास नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि ये जुलाई के संसद सत्र में पास हो सकता है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी देश की कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अभी भले ही छोटा हिस्सा रखती हो, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़े। क्या लगता है आपको, भारत में न्यूक्लियर क्रांति आएगी? दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।